हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है एसवी एजुकेशनल एकेडमी में, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट पेपर 15 और जिसका टॉपिक है हाइड्रोकार्बन एंड हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? एक्शन ऑफ हीट ऑन अ मिक्सचर ऑफ सोडियम प्रोपियोनेट एंड सोडा लाइम प्रोड्यूसेस। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सोडियम प्रोपियोनेट क्या है। तो सोडियम प्रोपियोनेट ये जो नाम है ना, ये क्या है? ये एक कॉमन नेम से आया गया। प्रोपियोन मतलब 3 कार्बन और प्रोपियोनेट है मतलब लाइक CH3 CH3 CH2C O माइनस। ये प्रोपियोनेट है किसका? सोडियम का। सोडियम प्रोपियोनेट। और बोला क्या है बेटा, जब हमने इसको सोडा लाइम के साथ ट्रीट कराया तो क्या बनेगा? तो सोडा लाइम क्या है? सोडा और लाइम करता क्या है? डी कार्बोक्सिलेशन। तो सोडा लाइम NaOH और प्लस क्या CaO करता है ये डी कार्बोक्सिलेशन मतलब एलिमिनेशन ऑफ CO2। आप लोगों ने जब इसका मैकेनिज्म देखा है तो आपको पता होगा कि इसमें बनता है कार्ब एनायन, ठीक है। और कार्ब एनायन मतलब ये बॉन्ड कहां से ब्रेक होता है? तो बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है। ये जो नेगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस कर रहा होता है तो यहां से बॉन्ड शिफ्ट होता है और ये वाला बनता है कार्ब एनायन। हालांकि काम की बात, हमको अगर प्रोडक्ट चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि यहीं से जो ये CO2 है ना, ये क्या हो जाता है? निकल जाता है। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो वाटर से H लेकर H+ लेकर बना देता है इथेन। तो काम की चीज आपको अगर ध्यान में रखनी है तो ये वाला जो CO2 है वो निकल जाएगा और बना हुआ जो एल्काइल है उसे हम H देकर हम बना लेंगे क्या? प्रोडक्ट। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर? CH3 CH2 जो माइनस है उसे H+ मिल जाएगा और फाइनली जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3 CH3 दैट इज इथेन। ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। The reactivity of hydrogen atoms attached to carbon atom in the halogenation of alkane has the order। बच्चों हमने देखा हुआ है कि एल्केन में कौन सा रिएक्शन होता है? तो एल्केन में होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई भी एल्केन है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि एल्केन जो है, जैसे कोई एल्केन है CH3 CH2CH3। तो एल्केन के बारे में हमको पता है कि एल्केन जो है ना वो लीस्ट रिएक्टिव है, इसीलिए इसको पैराफिन्स के नाम से जानते हैं। पैराफिन्स मतलब लेस रिएक्टिव। तो ये जो है ना वो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है या हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। और ये कैसे करता है? यहाँ पे CH बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है और वो वाला CH बॉन्ड पहले ब्रेक डाउन होगा जिसके बाद बनने वाला जो फ्री रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हमको पता है कि अगर यहाँ पर हम लोग CH बॉन्ड ब्रेक करें तो अगर ये टर्सरी कार्बन है और टर्सरी कार्बन पर जब हम लोग CH बॉन्ड ब्रेक डाउन करते हैं, और वो ब्रेक डाउन कैसे होगा? होमोलिसिस के थ्रू होगा। और जब हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे तो जो बनने वाला जो फ्री रेडिकल होगा वो टर्सरी होगा और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है फ्री रेडिकल में वो हाइपर कॉन्जुगेशन से देखी जाएगी। और जब हम इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन देख रहे हैं, कितने बन रहे हैं? 3 2 5 और 3 8, मतलब यहाँ पर हो रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन 8। तो 3 डिग्री पे जो फ्री रेडिकल बनेगा इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा होगा, इसलिए स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अगर हम बात करें 2 डिग्री की, ये कार्बन 2 डिग्री है, अगर ये वाला जब हम CH बॉन्ड ब्रेक करते हैं, इस पे जो प्रेजेंट जो CH बॉन्ड है ये हम ब्रेक करते हैं तो ये फ्री रेडिकल ये वाला बनेगा जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हो रहे हैं? 3 और 1 4। फ्री रेडिकल सिंगल CH3 और इधर बेटा एक H है तो 3 और 1 4, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन 4 यहां पर होगा। और अगर हम लोग प्राइमरी कार्बन प्राइमरी CH कौन सा? ये या फिर ये या फिर ये। तो जब प्राइमरी CH अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे कम होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन अगर सबसे कम होगा तो जो फ्री रेडिकल है, बनने वाला जो फ्री रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो हम देख लेते हैं कोई भी CH बॉन्ड, ये वाला या ये वाला, ये कोई भी आपको जैसा आपको सही लगे आप वो वाला CH बॉन्ड एक बार ब्रेक कर लें तो यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बनेगा वो ये बनेगा जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन 2 हो रहा है। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कितने? 2। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कितने? 4। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कितने? 3 3 6 और 2 8। मोर हाइपर कॉन्जुगेशन मोर स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर जो फ्री रेडिकल वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये वाला जो CH बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो टर्सरी CH सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन सेकेंडरी CH और देन क्या? प्राइमरी CH। यहाँ पर जो CH बॉन्ड था यही वाला हमने ब्रेक डाउन किया था। ये जो CH बॉन्ड है इसी को हमने ब्रेक डाउन किया था। तो आंसर बहुत ही सिंपल है कि टर्सरी जो है, टर्सरी किधर गया? टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो टर्सरी जो CH है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। अगला सवाल क्या बोलता है? द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द रिएक्शन। आप चेक करें कि मतलब यहाँ पर रिएक्शन जो दिया ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है आपका। और ये क्या है? ये हेलो एल्केन, ये एल्केन है।
और एल्केन में क्या देकर रखा है, Br2 विद सनलाइट, मतलब ये हेलोजिनेशन का रिएक्शन है। अब हेलोजिनेशन में हो क्या रहा है, आप देखेंगे सनलाइट अगर है Br2 के साथ तो मतलब ये देगा Br क्रिटिकल। आपको पता है कि यहाँ पे 3 स्टेप होते थे, एक इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और एक क्या, टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन में ब्रोमीन हेलोजन जो है वो ब्रेकडाउन हो जाता है और देता है Br फ्री रेडिकल। तो यहां से हमको क्या मिलता है, Br फ्री रेडिकल। अब इसकी वजह से यहां पर जो है ना CH बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो कौन सा CH बॉन्ड ब्रेक होगा, वो वाला CH बॉन्ड ब्रेक होगा जिसके बाद बनने वाला जो इंटरमीडिएट है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब आप चेक करें कि यहाँ पे कौन कौन सा CH है, ये प्राइमरी CH है, ये प्राइमरी CH है, ये टर्सरी CH है, ये आपको देख पा रहे होंगे आप लोग, ये जो है ये टर्सरी CH है, ये प्राइमरी CH है, ये सेकेंडरी CH है। तो अभी अभी आपने देखा इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि जो टर्सरी CH है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, और अगर रिएक्टिविटी ज्यादा है तो ये वाला पहले बॉन्ड ब्रेक होगा और बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो होगा मेजर। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर अगेन ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यही बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और ये जो क्रिटिकल है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और Br वहीं पे अटैक करेगा और हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा CH3 और ये यहाँ पर Br। तो ये टर्सरी ब्रोमाइड फिर से जो होगा वो होगा मेजर प्रोडक्ट। हालांकि ऐसा नहीं कि बाकी प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, सारे बनेंगे, पर मेजर जो होगा वो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयोडीनेशन ऑफ एन एल्केन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, आपने पढ़ा हुआ आयोडीनेशन क्या होता है, जैसे ये एल्केन है ना, और हमने इसमें करा दिया आयोडीनेशन I2 विद क्या बेटा, सनलाइट। आपने पढ़ा हुआ एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन लिखा हुआ है। पहली बात तो आपको जानते हैं कि रिएक्टिविटी जो है वो F2 की सबसे ज्यादा होती है, देन उसके बाद फिर क्या Cl2, देन उसके बाद फिर क्या Br2, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो होता है बेटा वो I2 होता है। मतलब यहाँ पर आयोडीनेशन क्या है, स्लो प्रोसेस है। अच्छा स्लो है कोई दिक्कत नहीं है, जब ये रिएक्ट करेगा तो ये वही बनाएगा बेटा I क्रिटिकल बनेगा, और इसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा ये बना लेगा CH3 CH2I, पर बाई प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर HI। जब CH बॉन्ड ब्रेक होगा तो बाई प्रोडक्ट बनेगा क्या, HI। और आपको पता है कि HI जो है ना ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये जो रिएक्शन, ये जो है ना ये बैकवर्ड डायरेक्शनल रिएक्शन करेगा, ये सामने वाले को रिड्यूस करेगा और खुद क्या हो जाएगा, आयोडाइज, खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। तो फाइनली ये जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और अगेन क्या बन जाएगा, एल्केन। कहने का मतलब कि ये रिएक्शन नहीं होगा। तो अब इस रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस HI को एलिमिनेट करना होगा, इस HI को रास्ते से हटाना होगा। और इसी के लिए हम लोग, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग RA है, तो हमको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाना होता है जो HI के साथ क्या करे, रेडॉक्स करे, और उसके लिए अपन यूज करते हैं HNO3 या HiO3। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो C है वो क्या है, करेक्ट है। ये एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन दिया हुआ है। अगला सवाल, ओनली 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल फॉर। चलिए अब ये जो क्वेश्चन है ना इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बोला हुआ है, ठीक है क्या। जब आपको क्वेश्चन में अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमर्स, अगर ऐसा उसने कुछ भी नहीं बोला है तो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों को इंक्लूड किया जाता है, और देन उसके बाद फिर हम आंसर निकालते हैं। पर इसके बावजूद भी अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप अपने कॉमन सेंस से आप आंसर लाते हैं। जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जैसे नॉर्मल पेंटेन है, अभी नॉर्मल पेंटेन ये हो जाएगा CH3 CH2 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 CH3। चलिए अब इसमें क्या करें, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाना है तो क्लोरीनेशन कराएंगे। तो क्लोरीनेशन कराने के लिए आपको रिएजेंट क्या लेना पड़ेगा, Cl2 के साथ में सनलाइट लेना पड़ेगा, राइट। अब Cl2 के साथ में हम लोग सनलाइट लेना, क्या होगा यहाँ पर हमको मिलेगा Cl फ्री रेडिकल। अब ये जो Cl रेडिकल है वो सबसे पहले क्या करेगा, वो ऐसे CH बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेगा जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो, और उसके बाद वो जितने CH को तोड़ सकता है वो सब तोड़ेगा। हालांकि अब ये है कि कुछ प्रोडक्ट माइनर बनेंगे और कुछ मेजर बनेंगे, तो जो मेजर है और माइनर है दोनों मिला के हमको चेक करना है कि कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बन रहे हैं। मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं मोनोक्लोरो। तो चलिए देखते हैं, ये CH3 और ये CH3 आइडेंटिकल है क्योंकि ये प्राइमरी, इधर से भी ये प्राइमरी है, ठीक है। तो एक बार जो CH बॉन्ड ब्रेक होगा वो ये हो सकता है, हम मेजर माइनर नहीं देख रहे, टोटल कितने बनेंगे हम उसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए, तो एक CH बॉन्ड ये ब्रेक हो सकता है और यहाँ पर Cl जुड़ सकता है, एक ये ब्रेक हो सकता है और एक ये ब्रेक हो सकता है। मतलब इससे 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। ये और ये आइडेंटिकल हो जाएगा, ये और ये आइडेंटिकल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमको समय नहीं लगाना, हमको तुरंत देखना कि यार यहाँ से तो 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये आंसर नहीं होगा, कहानी वैसे ही खत्म। दूसरा 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन, अगर आप लिख लें 2,4
डाई मिथाइल, तो ये 1 2 3 4 5, ये पेंटेन 5 हो गया, और 2 और 4, ये 2 पे एक मिथाइल और 4 पे 1 2 3 4, 4 पे एक मिथाइल। चलिए देखते हैं कि इससे कितने मोनोक्लोरो बनेंगे। तो अभी आप देख पा रहे हैं क्या, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये चारों आइडेंटिकल है, मतलब इसमें से किसी एक पे आप क्लोरीनेशन कराएंगे। तो मैं अभी डिफरेंट कलर में कर देता हूं कि एक क्लोरीन यहां चिपकाएंगे CH बॉन्ड ब्रेक करके, ये और ये अगेन एक कॉमन है, तो या तो इसमें करा या तो इसमें करा, अगेन 2 बन गया, और एक और यहां पर होगा, मतलब 3 तो यहीं पे बन रहे हैं, और हमसे पूछा गया कितना 2, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। बात करते हैं हम टोल्यूइन की, तो जो टोल्यूइन है ना, टोल्यूइन जो है वो क्या है, ये होता है टोल्यूइन CH3। अब आप यहां पर देखेंगे कायदे से जो टूटेगा वो ओनली यही CH बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि ये जो CH बॉन्ड की ब्रेक होने के बाद जो क्रिटिकल बनेगा वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बाकी या इस कार्बन तो CH बॉन्ड है ही नहीं, और इसकी तो संभावना ही नहीं है। यहाँ पर जो यहाँ पर जो H है ना, इसके टूटने की संभावना नहीं है। टूटेगा कौन, अगर टूटेगा भी तो ये पाई बॉन्ड टूटेंगे, ये पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर जब पाई बॉन्ड टूटेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, और जब 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो 2 क्लोरीन जुड़ेगा, और जब 2 क्लोरीन जुड़ेगा तो यहाँ पर मोनोक्लोरो नहीं बनेगा, बल्कि क्या बन जाएगा, डाइक्लोरो। तो आपको ये वाला तो आप सोच ही नहीं सकते, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करने का आप सोच नहीं सकते, क्या बन जाएगा, डाइक्लोरो। पूछा क्या है, मोनोक्लोरो। तो मोनोक्लोरो आप जब सोचेंगे मतलब क्या, वो ओनली यही CH बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जब ये CH बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, तो ये जो कंपाउंड जो बन रहा होगा वो ये बन रहा होगा CH2Cl। अब मुझे बताओ कि एक तो ये एक प्रोडक्ट बना है, क्या ये, अगर मैं स्टीरियो के बारे में अगर सोचूं तो क्या यहाँ ये कंपाउंड क्या कायरल है क्या, नहीं, ये कंपाउंड कायरल नहीं है। और जब कायरल नहीं है तो ये सिंगल फॉर्म में मिलेगा, कोई डेक्स्ट्रोलिवो नहीं, तो ये एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बना, मतलब ये भी आंसर नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, अगर 3 गलत हो गए तो चौथा ही सही होगा। चेक कर लेते चौथा कैसे सही होगा, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन क्या होता है, हम देखते हैं। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, और 2 और 3, ये 2 और 3, इसमें क्या बेटा आपका मिथाइल है। अब इसमें अगर हम लोग हेलोजनेशन कराएं, चेक करिए, यहाँ पर ये कार्बन, ये और ये चारों कार्बन क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो या तो यहाँ, एक तो यहाँ पर होगा, और ये दोनों कॉमन, मतलब एक यहाँ पर होगा। तो आपको इस तरीके से 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बन रहे हैं। हालांकि मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं दोनों के प्रोडक्ट बना लेता हूं, Cl, देन ये हो जाएगा CH2 CHCH3 CHCH3 CH3, तो एक ये बन जाना है। एक और क्या बनेगा, अगर यहाँ पर क्लोरीनेशन होगा तब बन जाना है CH3 C, ये हो जाएगा Cl CH3 CH CH3 CH3, राइट। तो अब आप देखिए यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनाए, ये बन गए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। हमसे पूछा है कितने आइसोमेरिक, है ना, क्वेश्चन क्या पूछा है एक बार फिर से देखेंगे। ओनली 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल, ओनली 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करें तो यहाँ पर ये 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बना के दे रहा है, ये और ये। लेकिन अगर टोटल कितने की बात अगर करेंगे ना, तो टोटल बनेंगे इससे मोनोक्लोरो 3। कैसे 3, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने जैसे क्लोरीन जोड़ा तो ये जो कार्बन है ना, ये बन जाएगा कायरल। आप देख पा रहे हैं कि इससे जुड़े हुए 4 डिफरेंट ग्रुप है, एक ये, एक ये 3 डिफरेंट ग्रुप हो गए, और चौथा ये हो गया H, मतलब ये बन गया कार्बन कायरल। और अगर एक कार्बन कायरल है, मतलब 2 फॉर्म में मिलेगा, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो, तो मतलब इसके ही हमको मिलेंगे 2, और इसके मिलेंगे क्या हमको, यहाँ पे कोई भी कार्बन कायरल नहीं है। जब कायरल नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये सिंगल फॉर्म में मिलेगा। मतलब अगेन अगर हम लोग स्टीरियो और स्ट्रक्चरल दोनों को मिलाकर अगर सोचे तो ये जो है वो 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बना के दे रहा है, इसके 2 और इसके 1। लेकिन अगर मैं इसको 3 मान लूं तब तो इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं निकलेगा। मतलब कि अगर मैंने स्टीरियो को इंक्लूड किया तब 3 बने, स्टीरियो को एक्सक्लूड किया तो मिले 2, और ऑप्शन में इन चारों के अलावा, इन चारों में इसके अलावा 2 क्लोरो प्रोडक्ट कोई 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कोई दे ही नहीं रहा था। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा, सही होगा। इस क्वेश्चन में हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें स्टीरियो इंक्लूड नहीं है, स्टीरियो एक्सक्लूड है। तो ये इस क्वेश्चन की खास बात थी कि बिना लिखे भी आपको ये समझना था कि यहाँ पर स्टीरियो को एक्सक्लूड करना था, एक्सेप्ट स्टीरियो ये क्वेश्चन बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इथाइलिन रेडिली अंडरगोज, इथाइलिन क्या है? सबसे पहले इथाइलिन एक एल्कीन है, और एल्कीन में कौन सा रिएक्शन होता है? इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो आपको पता है कि एल्कीन जनरली एडिशन रिएक्शन शो करता है, और कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर एक एडिशन, एक सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन, रिएक्शन आंसर क्या? ए। ये कौन सा शो करता है? एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट सवाल, रिएक्शन ऑफ इथीन विद Br2 इन CCl4। बहुत अच्छा सवाल है। इथीन ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर अगर हम लोग Br2 विद CCl4 ले, आपको पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, पर यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, बल्कि एक साइक्लोनियम आयन इसका इंटरमीडिएट बनता है। तो यहाँ पर आपको काम की बात तो ये है कि पाई बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे, और पाई बॉन्ड जब ब्रेक करेंगे ये हो जाएगा माइनस प्लस, और तुरंत जैसे ये माइनस प्लस बना बेटा, तो ये Br प्लस पहले अटैक करेगा Br माइनस में, देन बनाएगा साइक्लोनियम आयन, और दूसरा Br अगेन, दूसरा Br माइनस जो है अगेन इस कार्बन पर अटैक कर देगा। मतलब एक Br यहाँ पर जुड़ने वाला है, एक Br यहाँ पर जुड़ने वाला है, और जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगा Br। कहानी खत्म। इसका एंटी एडिशन होता था, आपको पता है, तो इसका नाम क्या है? 1,2-डाइब्रोमो इथेन, 1,2-डाइब्रोमो इथेन, 1,2-डाइब्रोमो इथेन। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगला सवाल, खराश इफेक्ट रिगार्डिंग एडिशन ऑफ HBr इज नॉट ऑब्जर्व्ड। बोल रहा है कि कहां पे खराश इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, और खराश इफेक्ट क्या है? एंटी मार्कोनिकॉव रूल को ही हम खराश कहते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कहां पर दिखाई देगा। तो वहां पर दिखाई देता है, जैसे ये अगर एल्कीन है, अगर ये एल्कीन है, तो अगर ऐसा एल्कीन होना चाहिए जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन में किसी एक में ज्यादा हाइड्रोजन हो और किसी एक में कम हाइड्रोजन हो, ठीक है ना, तभी हम लोग मार्कोनिकॉव रूल लगा सकते हैं। और अगर हम मार्कोनिकॉव रूल लगा रहे हैं तभी हम एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगा सकते हैं। अगर दोनों ही कार्बन पर हाइड्रोजन अगर सेम है, फॉर एग्जांपल जैसे ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 है, तो पहले तो बेटा यहां पर हम लोग मार्कोनिकॉव रूल नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्कोनिकॉव रूल बोलता क्या है। तो मार्कोनिकॉव रूल ये बोलता है कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कि उस कार्बन पर जाकर जुड़ेगा जहां पर पहले से ही कम हाइड्रोजन है। तो बेटा यहां पर हमको पता है कि एक में ज्यादा और एक में कम है, तो यहाँ पे मार्कोनिकॉव रूल काम करेगा, और जब मार्कोनिकॉव रूल काम करेगा तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल भी काम करेगा। यहां पर अगर हम देखें तो इन दोनों ही कार्बन पर हाइड्रोजन सेम है। जब दोनों ही कार्बन पर हाइड्रोजन सेम है तो मार्कोनिकॉव रूल काम नहीं करेगा। इसका मतलब कि एंटी मार्कोनिकॉव रूल भी काम नहीं करेगा। तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल क्या है? खराश इफेक्ट को ही हम क्या कहते हैं? एंटी मार्कोनिकॉव रूल। जो किसमें नहीं देखा जा सकता, तो वो जो है बेटा वो इसमें देखा नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों ही कार्बन पर सेम हाइड्रोजन। चलिए देखते हैं ऐसे ऑप्शन में हमको क्या है। हेक्स 1 इन, तो हेक्स 1 इन मतलब टर्मिनल इन है, तो टर्मिनल इन है मतलब यहाँ पर एक में कम एक में ज्यादा जरूर है। हेक्स 1 इन क्या? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 1 इन मतलब डबल बॉन्ड, इसमें 2 हाइड्रोजन होगा, इसमें एक H, मतलब इसमें ऑब्जर्व होगा, मतलब ये ऑप्शन गलत। प्रोप 1 इन 1 2 और ये 3 और 1 इन, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें एक, इसमें भी ऑब्जर्व होगा, मतलब ये ऑप्शन गलत। हेक्स 3 इन और पेंट 1 इन क्या? 1 2 3 4 5 और अगेन 1 इन है, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें एक H, इसमें भी ऑब्जर्व होगा, मतलब ये ऑप्शन गलत। हेक्स 3 इन जो है बेटा ये सिमेट्रिकल है, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 3 इन मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक H, यहाँ पर भी एक H, मतलब यहाँ पे दोनों ही कार्बन पर सेम हाइड्रोजन है, मतलब इस पे ऑब्जर्व मतलब ये नहीं होगा। मतलब सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, Which of the following reagents will distinguish between 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन? ठीक है ना। अच्छा ये तो बड़ा स्टैंडर्ड सवाल है, हमने इसको एल्काइन में हम पढ़ते हैं। तो पहले तो आप देखिए क्या बोल रहा है, ब्यूटाइन और ये ब्यूटाइन मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। एक में बोला 1 आइन, मतलब एक हो गया 1 आइन। एक में बोला 2 आइन, मतलब ये हो गया 2 आइन। अब चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे डिस्टिंग्विश करें। आपको पहले क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये आइसोमर्स हैं, ये टर्मिनल पे ट्रिपल बॉन्ड है, वो बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका क्या मतलब इसमें एक H होगा, और अगर ये H है तो ये एसिडिक H है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है वो sp कार्बन है, sp कार्बन है, इसका मतलब कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसमें जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है वो क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है, और अगर इसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। हमने एक एल्काइन में हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि ओनली टर्मिनल एल्काइन ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, नॉन टर्मिनल एल्काइन
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते, तो ये सवाल वहीं से लिया गया है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो शो कौन करता है। Br2BCCl4, यार ये तो सब में काम करेगा, अगर जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो वो इसमें भी काम करेगा, इसमें भी काम करेगा, तो जब दोनों में काम करे डिस्टिंग्विश नहीं करेगा। डाइल्यूट KMnO4 अगर हम लोग देखें, डाइल्यूट कोल्ड KMnO, ये बेयर्स रिएजेंट है। बेयर्स रिएजेंट चाहे वो इन हो चाहे वो आइन हो, और आइन कहीं पे भी हो, चाहे टर्मिनल में हो नॉन टर्मिनल, दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब अगेन इसको डिस्टिंग्विश नहीं करेगा। KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, जब दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है डिस्टिंग्विश नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लोग AgNO3 विद NH4OH दें, ये हमको देगा Ag प्लस, और ये Ag प्लस जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, और किसके साथ करेगा, टर्मिनल एल्काइन के साथ, नॉन टर्मिनल एल्काइन के साथ ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो एकमात्र ऑप्शन नंबर जो बी है वो इन दोनों को क्या कर रहा है, डिस्टिंग्विश कर रहा है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या होगा, करेक्ट। अगला सवाल, in the compounds C6H5Z which of the following set of group is predominantly क्या, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम देखते हैं, C6H5 ये हो गया आपका फिनाइल, और इसमें लग गया एक ग्रुप Z। चलिए देखते हैं, ये बोल रहा है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे बताएं, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन बताएगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा, कौन बताएगा, इस बेंजीन में जुड़ा हुआ कोई ग्रुप। और वो ग्रुप क्या होना चाहिए, वो ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा, वो बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा होगा। चलिए तो देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब बढ़ाएगा, जब ये ERG होगा। ERG मतलब या तो ये प्लस M हो, ठीक है ना, या तो ये प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन हो, या फिर ये साथ में प्लस IB हो। तो ये ERG ग्रुप होना चाहिए, वो ERG ग्रुप होगा तभी वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। सबसे पहले हम देखते हैं NO2, तो NO2 तो क्या है, माइनस M लगा रहा है, माइनस M माइनस I, माइनस M की स्ट्रेंथ ज्यादा, तो ये ऑप्शन पहले ही गलत। NO2 देखते साथ पहला ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर बी में अगर देखें, बाकी तो मुझे देखना ही नहीं चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में देखें तो ये OMe है। OMe मतलब अगर ये बेंजीन में लग गया तो ये लगाएगा प्लस M, और ये प्लस M लगा रहा है मतलब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। बेंजीन में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो कहां पे बढ़ाएगा, ऑर्थो और पैरा पे, मतलब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। मतलब ये ऑप्शन देखकर मुझे लग रहा है कि आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ा, मैंने देखा CN, तो जैसे मैंने CN देखा, CN क्या लगाता है, माइनस M। ये अगर बेंजीन में जुड़ गया, ये लगाता है क्या, माइनस M। माइनस M लगाया, अगेन ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। ये फिर से अगर नहीं किया, मतलब ये माइनस M लगाया, मैं ऑप्शन नंबर बी भी नहीं देखूंगा। देन मैं देखूंगा ऑप्शन नंबर सी, NHCOCH3, NH, तो यहां पर ये NHCOCH3 आप देखेंगे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और लोन पेयर अगर बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन पे है, मतलब ये लगा रहा है प्लस M, प्लस M लगा के ये ऑर्थो पैरा करेगा। क्लोरीन, हमने क्लोरीन के लिए एक बात पढ़ी हुई है कि क्लोरीन जो है वो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, पर बावजूद उसके वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। मतलब मैं यहां पर भी, ये भी ऑर्थो पैरा, ये भी ऑर्थो पैरा, भले ही डीएक्टिवेटिंग है। आगे चल के जैसे मैंने COOH देखा, ये तो माइनस M लगा रहा है, माइनस M लगाकर ये ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, भले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत। और अब फाइनली हम देखते हैं क्या, NHCOCH3, ये तो कर ही रहा था। मिथाइल प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा और OH का लगाएगा प्लस है, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या होगा, करेक्ट। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो डी है वही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। चलिए अगला सवाल, नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहा है। p इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेशन फॉर दिस कंपाउंड्स बी रिस्पेक्टिवली। चलिए देखते हैं कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कितने हैं। तो आपको पता है कि पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर अगर किसी के पास अगर लोन पेयर है, तो अगर वो लोन पेयर लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो वो लोन पेयर सिग्मा होगा, सिग्मा के जैसा एक्ट करेगा। पर ऐसा लोन पेयर जो डीलोकलाइज्ड है, जो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो पाई बॉन्ड बनाएगा, और अगर पाई बॉन्ड बना रहा है मतलब वो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, p इलेक्ट्रॉन्स होगा। चलिए तो देखते हैं यहां पर, तो यहां पर आप देखेंगे ये जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर ऐसे एटम पे है जिसने मल्टीपल बॉन्ड रखा हुआ है। तो हमको पता है कि अगर कोई एटम जिसके पास लोन पेयर और डबल बॉन्ड दोनों है, तो वो जो लोन पेयर होता है वो लोन पेयर होता है लोकलाइज्ड। मतलब ये लोन पेयर क्या है, ये लोन पेयर है आपका क्या, सिग्मा, ये पाई नहीं है। तो पाई कौन कौन से हैं, ये दो, ये दो, ये दो, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स के पास कितने, 6, ठीक है ना। जो p ऑर्बिटल में होते हैं ना वही पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो जो एक्चुअल में कहानी एक ही होगी कि p इलेक्ट्रॉन्स बोल दो या पाई इलेक्ट्रॉन्स बोल दो, चंगा। चलिए यहां पर हम देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो है ये इसके साथ रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब डीलोकलाइज्ड है, और जब डीलोकलाइज्ड मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो 2 यहां पर हो गए, 2 यहां पर हो गए, 2 यहां पर हो गए, मतलब 2 2 4 2 6, मतलब इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 p इलेक्ट्रॉन्स है।
यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर दो दो लोन पेयर है, एक ही लोन पे रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा, दूसरा लोन पे रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो जो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है वही पाई होगा, जो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो सिग्मा होगा। तो अगेन हम देखेंगे तो ये दो 4 और ये 2 6, अगेन इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ तो 6 तो दिख ही रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से सब में क्या 6 6 6 6, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट स्लोअर देन बेंजीन इन इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन। बोल क्या रहा है कि कौन ESR के लिए किसकी रिएक्टिविटी कम है। अब रिएक्टिविटी कब कम होगी ये तो हम लोगों ने देखते आ रहे हैं क्या, कि अगर बेंजीन, देखिए हम देखते हैं कि बेंजीन जब ESR शो करता है, बेंजीन जो है, बेंजीन जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। तो अगर जो इंटरमीडिएट जो है ना वो अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसमें कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो इसके जो इंटरमीडिएट है, जो कार्बोकेटाइन उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाता हो, तो ऐसा ग्रुप जो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा देगा वो इसके इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ाएगा। मतलब प्लस एम या प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन जो लगा रहा होगा वो इसके इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ा रहा होगा। इसका मतलब है कि वो इस कंपाउंड की रिएक्टिविटी बढ़ा रहा होगा। कहने का मतलब कि जो ERG ग्रुप होगा, मैं यहां से अगर एक बात बोलूं, क्या कि अगर कोई बेंजीन है, इसमें एक ERG ग्रुप जुड़ा हुआ है और अगर इसमें कोई EWG ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ERG कौन होते हैं, ERG वो जो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है, मतलब प्लस एम या प्लस एम या प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन या प्लस आई लगाए। EWG कौन, या तो माइनस एम लगाए या तो माइनस आई लगाए, ये EWG है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ग्रुप बढ़ाता है उसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब वो बेंजीन के लिए एक्टिविटी बढ़ा रहा है। जो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है मतलब वो बेंजीन की रिएक्टिविटी कम कर रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। C6H5 क्या है, ये हो गया आपका फिनाइल, इसमें लगा हुआ है CH3, तो CH3 क्या लगाता है, यहाँ पे लगाता है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब ये इसकी रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन वैसे क्या पूछा हुआ है, स्लोअर बोला है ना, तो ये बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, ये बढ़ा रहा है, लेकिन अब इन दोनों में कौन ज्यादा बढ़ा रहा है, तो ये OH ये लगा रहा है प्लस एम और साथ में माइनस आई, लेकिन स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा, प्लस एम, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे प्लस एम, मतलब इसकी रिएक्टिविटी और भी ज्यादा हो गई, ठीक है। हमसे पूछा है स्लोअर, यहाँ पर NH2 है, ये तो और प्लस एम लगा रहा है, प्लस एम और साथ में माइनस एम, मतलब ये दोनों जो है ना, ये दोनों और ये तीनों बेंजीन की रिएक्टिविटी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। NO2 जो है ये EWG ग्रुप है, ये बेंजीन की रिएक्टिविटी कम कर रहा है, मतलब यहाँ पर रिएक्शन जो होगा वो होगा स्लोअर, मतलब सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ड्यू टू माइनस एम यहाँ पर जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, स्लो, और इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो होगा करेक्ट। अगला सवाल है द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। चलिए ये C6H5 ये क्या दिया हुआ है, ये हो गया आपका फिनाइल, इसमें जुड़ा हुआ है आपका CH2 और यहाँ पर है Cl, और देन इसके बाद फिर दिया हुआ है एक बेंजीन, ये है आपका बेंजीन, और दिया हुआ है AlCl3। चलिए ये देखकर हमको कौन सा रिएक्शन याद आ रहा है, तो ये रिएक्शन, ये देखकर हमको कौन सा रिएक्शन याद आ रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है एक एल्काइल हैलाइड, ये दे दिया है आपको एक एल्काइल हैलाइड, ठीक है। यहाँ पर दे दिया है एक बेंजीन, यहाँ पर दे दिया आपको एक बेंजीन, और साथ में आपको दे दिया है AlCl3, मतलब ये दे दिया आपको, ऊपर लिख लेता हूं मैं AlCl3। तो आपको दिया हुआ है देखो, बेंजीन में एल्काइल हैलाइड के साथ है, साथ में AlCl3, तो ये क्या फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं है, एल्काइलेशन, कि बेंजीन में एल्काइल हैलाइड के साथ दे दिया AlCl3, ये क्या है, एल्काइलेशन। और एल्काइलेशन में क्या करते हैं, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में ये AlCl3 क्या करता है, X- को ले जाता है और बनता है यहाँ पर R प्लस इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकेटाइन, और बेंजीन में अटैक करता है और क्या बनाता है, R बेंजीन, बेंजीन में अटैक करके क्या बनाता है, R बेंजीन। बस यही कहानी करनी है यहाँ पर। AlCl3 की वजह से यहाँ पर क्या निकल जाएगा, ये Cl- निकल जाएगा, ये जो Cl- निकला ये बन गया कार्बोकेटाइन। आपको पता है कि यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन है वो इंटरमीडिएट है, और जब जब बनेगा कार्बोकेटाइन तब तब होता है रीअरेंजमेंट, और मोर स्टेबल जो कार्बोकेटाइन है वही बेंजीन पे अटैक करता है। तो यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन है ना वो ऑलरेडी मोर स्टेबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है रेजोनेंस, तो यही अटैकर है। और जब ये बेंजीन पे अटैक करेगा, तो जब बेंजीन में अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ये बेंजीन है और इस पे आप अटैक करा दो तो यहाँ पर एक H का ये सब्स्टिट्यूशन करेगा, जब ये अटैक करेगा तो बना लेगा CH2, और अगेन ये बन जाएगा इधर बेंजीन, मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया दो जगह फिनाइल हो गया, ये मीथेन हो गया, तो बाई फिनाइल मीथेन, ये भी फिनाइल, ये भी फिनाइल, ये मीथेन, तो बाई फिनाइल मीथेन इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी।
Which of the following reaction is not an example of electrophilic substitution reaction? ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन सा रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या एडिशन रिएक्शन है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या एडिशन रिएक्शन। चलिए देखते हैं। तो हमको एक देखना है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। बेंजीन में दे दिया है, बेंजीन में दे दिया है एक इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल इसमें क्या करने वाला है, C6H5NO2 मतलब C6H6 से एक H रिप्लेस हो रहा है, और उसको रिप्लेस कौन कर रहा है, NO2 प्लस। मतलब एक्चुअल में यहीं पर हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मुझे जो नजर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। मैं आगे बढ़ता हूं कि बाकी जगह और क्या हो रहा है। यहां पर पूछा है नॉट बोला है ना, नॉट बोला है। C6H6CH3Cl आपको भी पता है, अगेन ये फिर से वही रिएक्शन, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, ये निकलेगा CH3 इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, अटैक करेगा, तो C6H एक H जो हो रहा है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है। कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है उसको, CH3 कर रहा है, C6H5CH3 अगेन यहाँ पर हो रहा है ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर आप देखेंगे C6H6 है, Cl2 विद सनलाइट दिया हुआ, यूवी लाइट दिया हुआ, और बन क्या रहा है, तो यहां पर आप देखेंगे C6H6, यहां पर C6H6 है, यहां पर भी C6H6 है, और जो क्लोरीन है यहाँ पर एड ऑन हो रहा है, मतलब यहाँ पर किसी का सब्स्टिट्यूशन तो हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। ठीक है ना। अब एडिशन किसी भी तरीके से हो रहा हो वो बात की बात। अगर मुझे ऑप्शन तुरंत देखना है तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यार यहाँ पर एडिशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो रहा है, और यही पूछा कि किसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 मुझे समझ में नहीं भी आएगा ना तब भी इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर हो रहा था कौन सा रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ठीक है, CO प्लस HCl विथ एनहाइड्रस AlCl3, तो यहां पर क्या होता है, ये जो CO के साथ में जो HCl है ये मिलकर बनाते हैं फॉर्माइल क्लोराइड, और अगेन फॉर्माइल क्लोराइड जो है AlCl3 के साथ जब दिया होता है तो AlCl3 क्या करता है, यहां से Cl माइनस को निकालता है, बनाता है कार्बोकेटायन, और यही कार्बोकेटायन अगेन अटैक करता है CHO प्लस इलेक्ट्रोफिल अटैक करता है और बनाते हैं बेंजीन कार्बोहाइड्रेट। मतलब अगेन आप देख पा रहे हैं इस C6H6 से एक H जो है उसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, कौन कर रहा है, CHO प्लस, और बना देता है बेंजीन कार्बोहाइड्रेट। मतलब अगेन यहां पर हो रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब इन तीन जगह पे ESR हो रहा है, यहां पर ESR नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला सवाल, रिएक्शन ऑफ HBr विद प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड गिव्स। बहुत अच्छा सवाल है। HBr विद प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, मतलब HBr ही पेरोक्साइड इफेक्ट शो करता है, और यहाँ पर पेरोक्साइड दिया हुआ है, तो पेरोक्साइड इफेक्ट क्या होता है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है, ठीक है ना, जिसमें फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। तो चलिए देखते हैं कि प्रोपीन में हमने HBr के साथ पेरोक्साइड दिया तो यहां पर क्या होना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, कि क्या बोलता है कि Br जो है वो उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर पहले से ही ज्यादा हाइड्रोजन है, और H जो है वो उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर पहले से कम हाइड्रोजन है। फाइनली जो आंसर बनना है CH3CH2CH2 Br 1 ब्रोमो प्रोपेन, और 1 ब्रोमो या N प्रोपाइल ब्रोमाइड, कॉमन नेम में N प्रोपाइल ब्रोमाइड या IUPAC में 1 ब्रोमो प्रोपेन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल था। इन विच एल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म इज फेवर्ड मैक्सिमम, मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि किसकी रिएक्टिविटी SN2 के लिए ज्यादा। आप देख पा रहे हैं कि SN2 की रिएक्टिविटी जो है ना, इसके लिए हमको पता है कि जिसमें स्टेरिक क्राउडिंग सबसे कम होगा उसी की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अगर कोई कार्बन है, इसमें हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन पर जो ग्रुप है, जो स्टेरिक क्राउडिंग है वो सबसे कम होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर क्या है, ये 3 H है, मतलब यहीं पे क्राउडिंग सबसे कम नजर आ रही है। इसमें एक CH3 है, लाइक ऐसा क्राउडिंग बढ़ गई, इसमें 2 CH3 क्राउडिंग और भी बढ़ गई, इसमें 3 CH3 क्राउडिंग और भी बढ़ गई। तो जितनी ज्यादा क्राउडिंग होगी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्टेरिक क्राउडिंग। तो स्टेरिक क्राउडिंग जितनी कम होगी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। आंसर ए इज करेक्ट। अगला सवाल, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसके लिए, फॉर SN2 अगेन। तो यहां पर हमको दिया हुआ है, इस बार R कॉमन रखा हुआ है, X चेंज कर दिया है, तो यहां पर चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, हमको पता है कि क्या जो X है ना वो एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। तो एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है मतलब इसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए। अब लिविंग ग्रुप टेंडेंसी
यहाँ पर किस बात पे डिपेंड करेगी, तो यहाँ पर बेटा बॉन्ड जो लेंथ है ना वो जितना ज्यादा होगा तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी कम होगी। इसको कम एनर्जी में भी हम ये बॉन्ड को आसानी से क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो अगर x जो है वो RI हुआ तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होगी, रिएक्टिविटी बहुत सबसे ज्यादा होगी। तो RI जो होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन क्या हो जाएगा RBr, और देन उसके बाद फिर क्या होगा RCl, और देन उसके बाद फिर RF। सबसे कम रिएक्टिव RF है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे कम है, तो इसको तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा RI, RBr, RCl, देन RF। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Aryl halides are less reactive towards nucleophilic substitution reaction as compared to alkyl halide due to, देखिए aryl halide क्या हो गया, ये आपका हो गया aryl halide, और alkyl halide क्या हो गया RX। RX को R को अगर आप क्या कह सकते हैं CH3CH2X, अगर मैं ऐसा कह दूं या Cl लिख देता हूं यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ से ये जो Cl है ये एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो बनने वाला कार्बोहाइड्रेट उसको कहीं ना कहीं कुछ तो स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, कि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया लाइक इस तरीके से। और दूसरी बात कि ये जो कार्बन है sp3 कार्बन है, और sp3 कार्बन के साथ ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ये प्योर सिंगल बॉन्ड है, प्योर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो क्लोरीन है इसके पास लोन पेयर है, और इसका जो लोन पेयर है वो यहाँ पर इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, और जब डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है तो यहाँ पर क्या हो रहा है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पर आ जा रहा है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और जिसकी वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाने की वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये आसानी से Cl निकलने वाला नहीं है, या निकल भी जाए सपोज तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनने वाला है उसकी स्टेबिलिटी कम है, तो इसलिए ये Cl आसानी से बाहर नहीं निकलेगा। तो बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी जो है रेजोनेंस की वजह से बढ़ चुकी है, मतलब रेजोनेंस ने यहाँ पर स्टेबिलिटी दी है, जिसकी वजह से Cl का निकलना अब आसान नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, जो कि सही ऑप्शन अभी लग रहा है मुझे, बाकी 3 ऑप्शन और चेक करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ लेस स्टेबल कार्बोनियम आयन, तो ये सही बात बोल रहा है कि अगर जब Cl निकल जाएगा ना तो यहाँ पे बनने वाला जो कार्बोकेटायन है वो लेस स्टेबल है, लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो नंबर 1 ही है। तो चलिए देखते हैं, लार्जर कार्बन हेलोजन, लार्जर कार्बन हेलोजन बॉन्ड, ये कोई तुक ही नहीं बैठता। द इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी कोई तुक नहीं बनता। तो सीधी सी बात है 4 में से कोई एक सेलेक्ट करना है। तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से Cl आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा। ये NSR के लिए हेलोरेंस इसीलिए लिस्ट रिएक्टिव होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द रिएक्शन ऑफ टॉल्विन विथ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, अगेन वही सवाल है क्या कि टॉल्विन है, ये जो है टॉल्विन CH3 और इसके साथ दिया है Cl2 और FeCl3। FeCl3 एक लुईस एसिड है, ये क्या करेगा यहाँ पर, ये Cl+ निकाल के देगा, मतलब यहाँ पर हो रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब यहाँ पर हो रहा है ESR। अब ESR अगर है तो देखते हैं बेंजीन पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है वो क्या करता है। तो ये बेंजीन पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, ये क्या लगा रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन लगाकर ये डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कहां पर, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन जब लगता है टॉल्विन पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे, मतलब आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक करेगा और बनाएगा ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव टॉल्विन। तो ऑर्थो क्लोरोटॉल्विन बनेगा एंड पैरा क्लोरोटॉल्विन, जो कि एकमात्र ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटॉल्विन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। बेंजोइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर FeCl3 दिया हुआ है, अगर FeCl3 की जगह पे अगर सनलाइट देता तब यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता, और देन यहाँ पर ये CH3 जो है CH2H बॉन्ड ब्रेक होकर तब बन सकता था बेंजाइल क्लोराइड। कब बनता था, जब FeCl3 ना देकर सनलाइट देता, पर यहाँ पर सनलाइट नहीं, FeCl3 है, इसीलिए यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड ऑप्शन सही आंसर नहीं है, बल्कि सही आंसर है ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटॉल्विन। अगला सवाल, ऑन वार्मिंग विद सिल्वर पाउडर क्लोरोफॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू, बहुत अच्छा सवाल है। क्लोरोफॉर्म क्या है, तो क्लोरोफॉर्म ये है CH, ठीक है ना, CHCl3, तो यहाँ पे 1 Cl 2 Cl 3 Cl, ये है CHCl3 क्लोरोफॉर्म। अगर मैंने यहाँ पर सिल्वर दे दिया Ag, तो ये क्या करेगा, तो ये एल्काइन बनाने का एक प्रोसेस है, जहां पर हम क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर ले लेते हैं क्या, क्लोरोफॉर्म, ये CHCl अपन थोड़ा सा इसको शॉर्ट में करते हैं, ठीक है ना, और बिना मैकेनिज्म के। तो यहाँ पर अपन ने 2 मॉलिक्यूल ले लिया है,
तो 2 मॉलिक्यूल में कितने क्लोरीन मिल गए अपन को? 6 क्लोरीन मिल गया, मतलब अपन को 6 Ag चाहिए, और यहाँ से 6 AgCl माइनस 6 AgCl निकल जाता है, और बचा हुआ जो है वो क्या है? HC, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर बन जाता है आपको क्या? इथाइन या एसिटाइलिन। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर एसिटाइलिन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला सवाल, डायरेक्शन। तो ये एक एसेसर रीजन का क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है, तो आपको पता है कि ऑप्शन में क्या बोलता है कि ए क्या, ए बी सी डी, इनका मतलब क्या है? चलिए देखते हैं। एसेशन कह रहा है क्लोरोप्रोपेन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन क्लोरोइथेन, ये देन है, देन क्लोरोइथेन। क्या बात सही है? तो क्लोरोप्रोपेन क्या है? तो क्लोरोप्रोपेन Cl CH2 CH2 CH2, ये क्लोरोप्रोपेन है। और क्लोरोइथेन क्या है? तो क्लोरोइथेन जो होता है वो क्या होता है? Cl CH2 CH3। चलिए, आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट किस बात पर डिपेंड करती है? तो जितना ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगी। और वैन डर वाल्स किस बात पे डिपेंड करता है? मास पे, मॉलिक्यूलर मास। मास जितना ज्यादा होगा, वैन डर वाल्स फोर्स उतना ज्यादा होगा। वैन डर वाल्स फोर्स जितना ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज्यादा होगी। तो क्या इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है? यस, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है इससे, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट नो डाउट इससे ज्यादा होगी, मतलब एसेशन सही है। रीजन देखते हैं, हेलो एल्केन्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या हेलो एल्केन्स पोलर है? यस, हेलो एल्केन नॉन पोलर होता है, पर हेलो एल्केन्स पोलर है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? RX बॉन्ड है। RX मतलब किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, मतलब ये पोलर है। तो ये भी तो पोलर है, ये भी RX है, ये भी पोलर है। तो क्या पोलर होने से क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी? दोनों ही दोनों पोलर है, तो फिर हम चेक कैसे करेंगे कि किसकी ज्यादा किसकी कम? तो पोलर तो दोनों है, तो पोलर तो दोनों है, मतलब रीजन सही है, पर रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। पोलर क्योंकि दोनों है, तो रीजन जो है वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन क्या है? क्योंकि इन दोनों में इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होने की वजह से वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा है, और वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है ना, क्योंकि एसेशन भी सही है और रीजन भी सही है, पर रीजन एसेशन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसमें क्या होगा? करेक्ट। अगला सवाल, हेलो एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH अंडरगोज। तो हेलो एल्केन क्या है? अगर मैं ले लेता हूँ CH3 CH2 Cl, ले लिया मैंने क्लोरोइथेन, और अगर मैंने यहाँ पर करा दिया अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन, तो ये क्या कराता है? ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराता है, बीटा एलिमिनेशन कराता है। कहने का मतलब ये कौन सा रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन, कहानी खत्म। ये क्या HCl निकल जाएगा और बनता था इसमें क्या? इथीन। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट। अगला सवाल, हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन विद एक्वस KOH। यहां पर देखिए, ये एक्वस KOH बोला है, एक्वस KOH गिव्स हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन। तो ट्राइक्लोरोमीथेन क्या होता है? तो ये हो गया 1 2 3, तो ये ट्राइक्लोरो और एक कार्बन का हो जाएगा मीथेन। यहां पर हम लोग एक्वस KOH दे रहे हैं, और अगर ये एक्वस KOH है, आपको पता है कि यहाँ पर OH माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, एक्वस कंडीशन है। अगर एल्कोहलिक होता तब हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते, ठीक है ना, के बारे में सोच सकते थे, पर ये एक्वस है, तो OH माइनस यहाँ पर एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा? अटैक करेगा, Cl को बाहर निकालेगा। तो अगर इसको एक्सेस में देकर रखा है तो एक Cl निकालेंगे, एक OH चिपकाएंगे, अगेन एक Cl निकालेंगे, अगेन एक OH चिपकाएंगे, एक Cl फिर निकालेंगे, फिर से एक OH चिपकाएंगे, मतलब 3 OH लेंगे, जो 3 Cl को क्या करेगा? 3 Cl का सब्स्टिट्यूशन करेगा, तो ये हो जाएगा ये एक OH, 2 OH और ये 3 OH। अब आप देखेंगे, आपको पता है कि एक कार्बन पर, किसी कार्बन पर अगर जब 2 OH होते हैं तो अनस्टेबल होते हैं, यहाँ पे तो 3 है, तो ये भी क्या होगा? अनस्टेबल होगा, और क्या निकल जाएगा? यहाँ से वाटर निकल जाएगा, एक OH यहाँ से निकाल लो, एक H+ यहाँ से निकाल लो, और आपको यहाँ पर जो H+ निकलेगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो बना लेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है? C डबल बॉन्ड O, और ये OH, और यहाँ पर H जुड़ा हुआ था, ये क्या? ये है फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन का जो एसिड होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड। आंसर जो डी है वो है फॉर्मिक एसिड। अगला सवाल, तो ये टेस्ट नंबर 15 यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों की आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग अगले लेक्चर पे मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 15। तो यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।